dear student, this is Sunita and welcome back to my YouTube channel. Today I will teach you chapter number 5th of class 12 political science. Chapter number 5th आपका यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्टेब्लिशमेंट आफ्टर 1945 की गई। बिफोर 1945 क्या नेम था इसका? लीग ऑफ नेशन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो यूएनओ है ये किसका सक्सेसर है? यू विल राइट आंसर लीग ऑफ नेशन। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद लीग ऑफ नेशन की स्टेब्लिशमेंट कर दी गई थी। आफ्टर दैट जब ये देखा गया कि लीग ऑफ नेशन के बाद तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक साइड एक्सिस पावर थी, दूसरी साइड एलाइज पावर थी। एक्सिस पावर लूजर बनी और एलाइज पावर विनर बनी। बट 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्रिएट हो गया ड्यू टू या रीजन जो इसका रहा मेन हिटलर रहा। हिटलर ने इसके स्टार्टिंग की थी। आफ्टर दैट फिर वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक साइड एक्सिस पावर और दूसरी साइड एलाइज पावर। और इस टाइम जो यूएसए था वो बच रहा था कि मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करूं, लेकिन जो जापान था उन्होंने यूएसए पर अटैक किया और यूएसए ने मजबूर होकर जापान के ऊपर 2 बॉम्ब डाले, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, और जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हुई। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग तो हो गई, लेकिन वर्ल्ड में फियर था। फियर क्यों था? क्योंकि जब कोई भी वर्ल्ड वॉर होता है तो उस टाइम जो सिचुएशन क्रिएट होती है, चाहे वो विनर कंट्री हो चाहे लूजर कंट्री हो, सिचुएशन तो एक जैसी क्रिएट होगी कि जो विनर कंट्री है उनके भी रिसोर्स एक्सप्लॉइट होते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ता है, और लूजर कंट्री होते हैं उनको तो उठाना ही पड़ता है। तो अगर मान लो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, ये उस टाइम ये सोचा गया कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई तो वर्ल्ड में कोई भी कंट्री नहीं बच पाएंगे। तो अब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहिए कि जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर क्रिएट ही ना हो। तो जो लीग ऑफ नेशन वर्क नहीं कर पा रहा था, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था, उसके बाद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने की सोची और वो ऑर्गेनाइजेशन बना यूएनओ। तो जो यूएनओ था उसकी फर्स्ट मीटिंग वो हुई थी अप्रैल 1945 में। और जो यूएनओ है इसको बनाने का जो सजेशन दिया कि यूएनओ क्रिएट करो, यूएनओ स्टैब्लिश करो, तो वो दिया था प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट ने, जो यूएसए के थे। इन्होंने आइडिया दिया कि यूएनओ स्टैब्लिश किया जाए। वैसे तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, उसके बाद इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई, बट इसके ऊपर जो विचार चल रहा था, जो डिबेट चल रहे थे, वो इससे पहले 1944 में स्टार्ट हो गए थे। ड्यूरिंग 1945 टोटल इसमें 50 कंट्रीज इंक्लूड थे। इट मीन जब इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई तो टोटल 50 कंट्रीज इंक्लूड थे, बट जब स्टैब्लिशिंग टाइम आया तो 51 कंट्री हो गए, एक कंट्री पोलैंड इंक्लूड हो गया। तो ड्यूरिंग स्टैब्लिशिंग टाइम टोटल कंट्री अगर आता है तो यू विल राइट आंसर 51। तो 51 कंट्रीज ने सिग्नेचर किए। अगर हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? न्यूयॉर्क में, जो यूएसए में है, उसमें इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इसका मेंबर कब बना? इंडिया स्टार्टिंग से इसका मेंबर है, लेकिन ऑफिशियली आपको इसका आंसर करना है 30 अक्टूबर 1945। 30 अक्टूबर 1945। स्टैब्लिशिंग टाइम ऑफ यूएनओ 24 अक्टूबर 1945। देन आता है कि इसकी जो लैंग्वेज है जिसमें ऑफिशियल वर्क होते हैं, तो वो लैंग्वेज कौन कौन सी है? ACEFRS। अब ये ACEFRS है क्या? ये आपकी शॉर्ट फॉर्म के लिए कि आपको इजी हो उसके लिए किया है मैंने यहाँ। ए से अरबिक, सी से चाइनीज, ई से इंग्लिश, एफ से फ्रेंच, आर से रशियन और एस से स्पेन। तो इसमें आपकी ये लैंग्वेजेस हैं जो अगर मान लो एग्जाम में आपके ऑप्शन के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऑप्शन दिए हो कि इसमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है, तो इजीली यू कैन राइट। ऑफिशियली लैंग्वेज, इट मीन जो मेन वर्क होता है वो कौन सी लैंग्वेज में होता है? इंग्लिश और फ्रेंच में। 24 अक्टूबर 1945 को इसको स्टैब्लिश किया गया। तब से लेकर आज तक एक बेटर फॉर्म में वर्क कर रहा है, एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, और अभी तक थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट नहीं होने दी है। और सभी ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आगे ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो, क्योंकि डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पर, और इसके ऑर्गन्स हैं टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। आपके जो सिलेबस में मेन प्रिंसिपल ऑर्गन दिए हैं, तो मेन प्रिंसिपल ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। तो जो ऑर्गन ऑफ द यूएनओ टोटल 6 है, बट प्रेजेंट टाइम में अगर ऑर्गन की बात करें तो वो टोटल
5 हैं। तो हम सब बात करते हैं सबसे पहले रिगार्डिंग जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली एज ए पार्लियामेंट वर्क करती है, इसको हिंदी में महासभा बोलते हैं। और जनरल असेंबली के मेंबर्स की बात की जाए तो टोटल 193, इट मीन जो यूएनओ के मेंबर है, तो यूएनओ के टोटल मेंबर कितने, 193। साउथ सूडान इसका लास्ट मेंबर बना, और जो लास्ट मेंबर की इंक्लूडिंग होने के बाद 193 टोटल मेंबर हो गए हैं। तो ये 193 मेंबर ही जनरल असेंबली के हैं। जनरल असेंबली का जो मेन वर्क है वो क्या है, कि क्या वर्क करती है, बजट पास करना। तो बजट पास करना एज ए पार्लियामेंट की तरह वर्क करती है। इसके 193 मेंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल है, सभी इक्वल है। 193 मेंबर्स, जो लास्ट कंट्री बना साउथ सूडान, उसकी भी रिप्रेजेंटेशन इक्वल है। तो एक डोमिनेंट पावर के रूप में है जनरल असेंबली। सेकेंड ऑर्गन आता है आपका सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल ये यानी कि सिक्योरिटी के नाम से आपको पता चलता है कि ये सिक्योरिटी करती है, एज ए पुलिसमैन वर्क करती है। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो कैसा वर्क करती है, जिस तरह से हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं, हमारे कंट्री में हम देखते हैं कि पुलिस का मेन वर्क क्या होता है, सिक्योरिटी करना। सेम वे वर्ल्ड में जो यूएनओ स्टैब्लिश किया गया है उसमें भी एक ऑर्गन बनाया गया है एज ए सेफ्टी सिक्योरिटी, वो कौन सा है, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल भी एक काफी डोमिनेंट पावर है, ये डोमिनेंट ऑर्गन है। इसमें टोटल 15 कंट्री है, उस 15 कंट्री में से 10 टेम्परेरी मेंबर है और 5 परमानेंट है। जो 10 टेम्परेरी मेंबर है, एवरी 2 ईयर उनके मेंबर रिटायर हो जाते हैं, आफ्टर दैट न्यू मेंबर्स इलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो परमानेंट मेंबर है वो हमेशा वही रहते हैं। इट मीन जो 5 मेंबर है, कौन से वो 5 मेंबर, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। उसके लिए मैंने ABCRF लिख दिया है कि आपको लर्न रहेगा। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया एंड फ्रांस, ये 5 मेंबर आपके परमानेंट मेंबर है, जो कभी भी यूएनओ से नहीं हटते। यूएनओ के ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। इवन इनके पास एक पावर है जिसका नाम है वीटो पावर। जो वीटो पावर है वो एज ए नेगेटिव पावर या एज ए एब्सोल्यूट पावर है, जिसका यूज सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स करते हैं और अपने डोमिनेंट को दिखाते हैं। कैसे दिखाई डोमिनेंट पावर, क्योंकि जब इंडिया इसका परमानेंट मेंबर बनना चाहा, कि जो यूएनओ ने ये क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि इस क्राइटेरिया को कोई क्लियर करेगा वो परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ बन सकता है। सारी एलिजिबिलिटी है इंडिया में, बट चाइना ने अपनी नेगेटिव पावर को यूज कर दिया। चाइना ने अपनी वीटो पावर को यूज किया और इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं बनने दिया। जो 4 मेंबर्स हैं बाकी उन्होंने यस बोल दिया, बट चाइना ने अपनी वीटो पावर यूज कर दी। कोई भी कंट्री वीटो पावर यूज कर देता है, उसके बाद वो वर्क नहीं हो पाता है। तो ये मे बी ये 5 कंट्री कभी 6 कंट्री नहीं बनने देंगे, क्योंकि इनके पास वीटो पावर है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इन वीटो पावर में कोई और कंट्री इंक्लूड हो। थर्ड ऑर्गन आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक रिगार्डिंग टू इकोनॉमिक वर्क, उसके लिए इकोनॉमिक, और रिगार्डिंग टू सोशल वर्क, उसके लिए सोशल। तो इकोनॉमिक और सोशल वर्क को देखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया है और उसका नेम भी रख दिया गया है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये थर्ड ऑर्गन ऑफ यूएनओ है और इसमें टोटल 54 जो मेंबर्स हैं, और 54 जो मेंबर हैं उनका टाइम पीरियड होता है 3 इयर्स के लिए। और इन 54 मेंबर्स के ऊपर एक हेड होता है। इट मीन्स इसमें से हेड चूज किया जाता है और उसका टाइम पीरियड होता है 1 ईयर। तो ये टाइम पीरियड यहाँ पर लर्न रखना, कंफ्यूज मत होना, कभी अपोजिट लिख दो। नेक्स्ट 4th नंबर का ऑर्गन आता है सेक्रेटरीट। तो सेक्रेटरीट का जो हेड होता है, महासचिव होता है, वो एवरी 5 ईयर चेंज होता है। प्रेजेंट टाइम में उसका नेम है एंटोनियो गुटेरस। तो सेक्रेटरीट का जो मेन वर्क है वो है डाटा कलेक्शन करना, कि वर्ल्ड में से कोई भी किसी भी कंट्री के कोई डाटा चाहिए तो उसका कौन वर्क करेगा, सेक्रेटरीट। तो इसका मेन वर्क है डाटा को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और उनको यूएनओ अगर ऑर्डर देता है कि ये हमें चाहिए तो उसको कौन देगा, सेक्रेटरीट। ऑर्गन नंबर 5th इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक होता है नेशनल कोर्ट। नेशनल कोर्ट में अगर आप हाईएस्ट कोर्ट माने तो सुप्रीम कोर्ट, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट आता है। यहाँ पर बात हो रही इंटरनेशनल कोर्ट की। इट मीन्स वर्ल्ड लेवल के जो कोर्ट हैं उसको क्या बोलेंगे आप, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूएनओ के अंडर में आता है। अब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेडक्वार्टर है द हेग में। कि जो हेग है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर हेग में है। बाकी सभी ऑर्गन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो आपका ये यहाँ कंफ्यूज मत होना, जो 6 ऑर्गन है उसमें से 5 ऑर्गन के
हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ओनली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर आएगा हेग में। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस हैं टोटल 15 जज होंगे और उनका टाइम पीरियड 9 ईयर के लिए होगा। और इनका जो कोरम होता है, कोरम क्या होता है कि कंपलसरी है इतने जजेस प्रेजेंट होने, तो जो कोरम है वो भी 9 मेंबर्स का है, यानी कि 9 जजेस प्रेजेंट होने चाहिए। 15 टोटल जजेस हैं, 9 ईयर इनका टाइम पीरियड है। कोरम की पूछी जाए तो 9 मेंबर्स यानी 9 जजेस कोरम के लिए कंपलसरी है। इंडिया के अब तक 4 मेंबर वहां के जज बन चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में भी एक पर्सन है जो इंडिया का वहां पर जज बना हुआ है, जिसका नेम है दलबीर सिंह भंडारी। दलबीर सिंह भंडारी सेकेंड टाइम कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर बने हैं। ये 2017 में सेकेंड टाइम वहां के मेंबर बने थे, यानी कि जज बने थे। तो इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आप लोगों के अंदर भी बहुत सारा टैलेंट है, आप भी अपने टैलेंट को बाहर निकालो। अगर ये जो डॉक्टर नगेंद्र सिंह मैंने यहाँ लिखा है, तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह कौन है कि जो ये 15 जज है, 15 जज में से एक जज इनका हेड होगा 15 का, और वो हेड भी कौन बन चुका है, नगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो इंडिया के थे। नेक्स्ट और लास्ट ऑर्गन आता है यूएनओ का, वो क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये प्रेजेंट टाइम में वर्क नहीं कर रहा है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि टोटल वर्क कर रहे हैं 5 ऑर्गन्स, जिसमें से 4 ऑर्गन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ओनली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है द हेग में। और ये जो 6 नंबर का है, इसकी इंपॉर्टेंस अब खत्म हो चुकी है। रीजन क्या है, इसको क्यों क्रिएट किया गया था, क्यों बनाया गया था? जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हुई, तो ये फील किया गया यूएनओ स्टेब्लिश करते टाइम कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो बिल्कुल बैकवर्ड है, इनको अभी तक 1% ये नहीं पता कि डेवलपमेंट क्या होती है। तो उनको डेवलप करने के लिए, और उनको कोई और कंट्री कॉन्क्यूरिंग ना कर ले, कोई और कंट्री उनको अपने दोबारा कॉलोनी ना बना ले, इसके लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई, और इसमें कुछ कंट्री को उनका मेंबर बना के ये नजर रखने के लिए रख दिया कि ये जो लेस डेवलप्ड कंट्री है, जिन्होंने अभी डेवलपमेंट स्टार्ट भी नहीं की है, इनके ऊपर नजर रखोगे और इनको किसी भी कंट्री का कॉलोनी नहीं बनने दोगे। तो 1994 में सारे कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, कोई कंट्री अब ऐसा नहीं है जो किसी के अंडर है, किसी का कॉलोनी बना हुआ है। तो इस ट्रस्टीशिप काउंसिल की इंपॉर्टेंस खत्म, और 1994 के बाद इसको अबोलिश कर दिया गया। नेक्स्ट हेडिंग आता है की एजेंसीज, की एजेंसीज ऑफ यूएनओ, कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो यूएनओ के लिए वर्क कर रही है। तो उसमें मेन 4 एजेंसी जो आपके सिलेबस में है, वैसे तो बहुत सारी एजेंसीज हैं, बट आपके सिलेबस में ओनली 4 एजेंसी है, तो आप इन्हीं को लर्न करना। फर्स्ट इज यूनेस्को, सेकंड यूनिसेफ, थर्ड WHO एंड ILO। तो ये 4 एजेंसीज हैं। लेट्स स्टार्ट दिस एजेंसीज। फर्स्ट इज यूनेस्को। फर्स्टली फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया, एक ऐसी एजेंसी बनाई गई जो क्या देखे, साइंटिफिक और कल्चरल, कि वर्ल्ड में साइंटिफिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट की किसी तरह की कोई हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। ये एजेंसी भी वर्ल्ड लेवल पर है, आप इनको स्टेट या फिर नेशनल लेवल पर मत समझना। तो इसकी जो फाउंडेशन की गई थी, जो इसकी स्टेब्लिशिंग की गई थी नवंबर 4, 1946, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। देन आता है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गन, की किस पर्पज से, किस एम से, किस ऑब्जेक्टिव के साथ इसको स्टेब्लिश किया गया। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? टू प्रमोट एजुकेशन, नेचुरल साइंस एंड सोसाइटी, कल्चर, कम्युनिकेशन, इन सबको प्रमोट करने के लिए, साइंस को, कल्चर को, हेरिटेज को, कम्युनिकेशन को, सबको वर्ल्ड में प्रमोट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया। कब किया गया? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। टोटल जो इसके मेंबर्स हैं, यूनेस्को के मेंबर्स, जो कंप्लीट मेंबर्स ऑफ यूएनओ है, वही मेंबर्स ऑफ यूनेस्को 193। सेकेंड की एजेंसी ऑफ यूएनओ यूनिसेफ, जहां पर यूनेस्को जो एजेंसी है उसको कल्चर के लिए, साइंस के लिए और एजुकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, वर्ल्ड में प्रमोट करने के लिए उसको स्टेब्लिश किया गया। दूसरी साइड चिल्ड्रन को सिक्योरिटी देने के लिए कौन सा फंड बनाया गया? यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसको क्रिएट किया गया 1946 में। जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, और टोटल इसके मेंबर कंट्री सेम वे जो 193 यहाँ है, 193 यहाँ पर है।
आपने और देखा कहाँ पर है 193 जनरल असेंबली में और यूएनओ में, तो इनके मेंबर 193 है। जो मेन ऑब्जेक्टिव, यूनिसेफ हेल्प्स एंड इनकरेज द वर्क्स दैट प्रमोट चिल्ड्रंस हेल्थ एंड बेटर लाइफ इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। चिल्ड्रन के वर्क्स को प्रमोट करने के लिए, उनकी हेल्थ को बेटर करने के लिए जो एक एजेंसी बनाई गई 1946 में, उसका नाम क्या रखा गया, यूनिसेफ। यूनिसेफ रिलेटेड टू ओनली चिल्ड्रंस। अगर आप किसी के साथ इसको रिलेट मत करना, ओनली किसके लिए, चिल्ड्रंस के लिए। कब क्रिएट की गई, 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, न्यूयॉर्क में। और इसके मेंबर कंट्री कितने, 193। नेक्स्ट की एजेंसी आती है नंबर 3, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कब स्टेब्लिश किया गया, अप्रैल 7, 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके टोटल मेंबर कंट्रीज है 193। तो ये WHO, आप देखते हो कि कोई भी बीमारी आ जाती है तो उसको पेंडेमिक सिचुएशन बताना, या पेंडेमिक डिजीज है, जितनी भी डिजीज आती है उनको किस तरह की डिजीज बताते हैं, के लिए कौन सी वैक्सीनेशन वर्क करती है, WHO ने ये इसको पास कर दिया है, तो ये वाली मेडिसिन वर्क कर सकती है। तो WHO वर्ल्ड में हेल्थ बेटर रखने के लिए, कि लोगों की हेल्थ बेटर हो, उसके लिए वर्क करती है WHO। जिस तरह से हर स्टेट में वर्क होता है हेल्थ के रिगार्डिंग, ये हेल्थ मिनिस्टर्स होते हैं तो वो वर्क करते हैं लोगों की हेल्थ के रिगार्डिंग, तो सेम वे वर्ल्ड लेवल पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है WHO, जो वर्ल्ड में, यानी कि जिस तरह से स्टेट में देखते हैं स्टेट के लोगों की, सेंटर में देखे तो वो सब स्टेट के लोगों की, लेकिन वर्ल्ड में कंप्लीट जो भी इसके मेंबर कंट्री है उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग वर्क करती है WHO। तो WHO का जो मेन पर्पज वो क्या है, WHO ट्राई टू रिमूव हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम है उनको रिमूव करे, जितनी भी डिजीज आती है उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करे। इट मेक्स पीपल हेल्थ कॉन्शियस इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में लोगों की हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस होना WHO ने ये पास कर दिया, WHO ने बता दिया ये डिजीज ऐसी है, तो ये सब बातें कौन का बताता है, WHO, ये वर्ल्ड हेल्थ रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिए, बहुत सारी एजेंसीज पढ़ ली, बहुत सारे ऑर्गन्स पढ़ लिए, लेकिन जो अब आता है नेक्स्ट कंट्री के या वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट पार्ट लेबर, तो उनके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किया गया था 1919 में, अक्टूबर 1919 में, यानी कि ये तो काफी पुराना है, ये तो काफी बाद में क्रिएट हुए हैं। जो लेबर क्लास है उनके फेवर में तो काफी पहले ही एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर दिया गया था। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जो WHO का है सेम इसका भी वहीं पर है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ILO टू प्रमोट एफिशिएंट कंडीशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड वर्क फॉर वर्कर्स थ्रू इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड एट द ग्लोबल लेवल, कि वर्ल्ड में जो वर्कर्स है, वर्ल्ड में जो लेबर क्लास है, उनका स्टैंडर्ड अप करना, उनको जैसे मिनिमम वेजेस दी जाती है वो फिक्स की जाती है कि इतनी मिनिमम वेज इनको दी जाएगी, ऐसा नहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, या उनको उनके लिए जो स्टैंडर्ड बताया गया है वो स्टैंडर्ड नहीं किया जाए, या फिर जो उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाए, तो उनके अगेंस्ट में एक्शन हो सकता है जो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है या उनका जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो ये सारे हमने डिस्कस किए रिगार्डिंग की एजेंसीज ऑफ यूएनओ। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सिक्योरिटी काउंसिल एंड द नीड फॉर इट्स एक्सपेंशन। जो आपने सेकेंड ऑर्गन ऑफ द यूएन पढ़ा सिक्योरिटी काउंसिल के रिगार्डिंग, उसमें क्या एक्सपेंशन करने की नीड है? यस, क्योंकि जो वहां पर 10 टेम्परेरी और 5 परमानेंट मेंबर है, जो सारी पावर, एक टाइप ऑफ वीटो पावर जो 5 मेंबर्स को दे रखी है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये अपनी भी पावर को मिसयूज कर रहे हैं। जो वीटो पावर है उसका यूज नहीं, उसका मिसयूज करते हैं। अदरवाइज इन्होंने इंडिया को परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बनने दिया, या फिर जो ये 10 मेंबर्स हैं इनके पास भी पावर को दिया जाए। इट मीन्स ये 10 मेंबर्स जो नॉन परमानेंट है, जिनका टाइम पीरियड 2 इयर्स होता है, इनके टाइम पीरियड को बढ़ाया जाए, इनके पास भी पावर दी जाए। इनको इतनी ज्यादा सुप्रीम पावर दे रखी, इतनी एब्सोल्यूट पावर दे रखी है, और इनको कोई भी पावर नहीं है। तो ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जिस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर, जिनको P5 बोलते हैं, जिसमें USA, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन 5 कंट्रीज इंक्लूड है, तो ये पांचों कंट्री इतनी ज्यादा डोमिनेंट पावर यूज करते हैं। इवन रशिया ने तो ज्यादा वीटो पावर को यूज कर लिया है। तो ये वीटो पावर यूज करते हैं, इनकी वीटो पावर की पावर को रिड्यूस किया जाए
और जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, टेम्परेरी मेंबर हैं, इनकी पावर को बढ़ाया जाए। और साथ में जो अनदर कंट्रीज हैं, जो इसके मेंबर्स हैं यूएनओ के 193 मेंबर्स, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन की जाए कि जो 193 मेंबर्स हैं इनको ओनली 5 मेंबर्स की डोमिनेंस है, इन बाकी मेंबर्स की डोमिनेंस नहीं है, तो उनके डोमिनेंस को भी बढ़ाया जाए। 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, वो 2 ईयर के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं, उसके बाद उनका काफी टाइम बाद नंबर आता है, किसी का आता भी नहीं है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक पावर में, सोशल पावर में, या फिर बजट के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे कंट्री आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो वीटो पावर कंट्रीज है, 5 कंट्री अपने पावर को वहीं रोक के रखे हुए हैं। ये नहीं चाहते कि और अनदर कंट्री यानी कि 6 मेंबर बने, 7 मेंबर बने, क्योंकि इनकी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और ये आज नहीं कभी भी और परमानेंट मेंबर नहीं बनने देंगे। तो इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, अदरवाइज ये जो 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हुई है, कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, क्योंकि सारी पावर इन 5 कंट्रीज ने ले रखी है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा रिगार्डिंग यूएनओ, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, कि यूएनओ कब क्रिएट हुआ, उसके वो मेन वर्क क्या करता है, और उसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, और उनकी कौन सी की एजेंसीज है, और जो मेन उसका सेकंड ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी एक्सपेंशन क्यों करनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।